नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। देश, दुनिया और प्रदेश की अब तक की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। शुरुआत हेडलाइंस से साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में रात भर चली सुरक्षा बलों की सर्चिंग। कल मुठभेड़ में शहीद हुए थे सेना के 5 जवान। आज शहीद जवानों को दी जाएगी अंतिम विदाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम भी जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। एमपी के 28 प्रोजेक्ट्स की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने पर अब 7 साल की सजा, 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान। जिला स्तर पर नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी। एमपीपीएससी परीक्षाओं में 13% पदों की सूची पेश न करने पर जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती। राज्य सरकार पर लगाया 50,000 का जुर्माना। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक के बाद होल्ड किए गए थे 13% पद। रायपुर में निगम की पानी की टंकी का वाल्व फटा। पानी से तरबतर हुआ शहर। वाल्व बनाने के लिए बनाना होगा 30 लाख लीटर का पेयजल बहाना होगा। आज वाटर सप्लाई हो सकता है प्रभावित। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं, जिनके ऊपर आज हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, केंद्र ने नीति आयोग की नई टीम बनाई है, जिसमें 15 केंद्रीय मंत्री भी सदस्य बनाए गए हैं। लखनऊ में आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। वहीं बजट 2024-25 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी की गई है, जो कि एक प्रक्रिया है। अंबानी की शादी में बम की धमकी दी गई और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं मुहर्रम की छुट्टी के चलते आज शेयर बाजार बंद रहेगा, कारोबार नहीं होगा। छठवीं खबर, इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक की गई है। 57 की इसमें मौत हो गई। और बांग्लादेश में नौकरियों के आरक्षण पर हिंसा हुई है और इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। इन खबर पर विस्तार से दिन भर बात करते रहेंगे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, जहां पर डोडा में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। रात में भी यहां पर तलाशी की गई। डोडा के भाटा में आतंकियों के एक गुट से मुठभेड़ हो गई थी। डोडा में सोमवार से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कल कैप्टन समेत 5 जख्मी जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि उन्हें दी है। तो डोडा में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के एक गुट ने वहां पर लगातार एक्टिव है, जिसकी वजह से एक आतंकी हमलों को अंजाम भी दिया जा रहा है। डोडा में सोमवार को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। और आज लगातार कल रात भर देर रात तक भी यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जाता रहा। तो सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। रात में भी तलाशी की गई। इन सब के बीच में आज शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और दूसरी तरफ हम लगातार ये जानकारी आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि पिछले 3 साल के दौरान आतंकी हमले किस तरह से बढ़े और उसमें अब तक 42 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। क्योंकि इसमें कल जो 5 जवानों का आंकड़ा है वो शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, चिंता का सबब बना हुआ है। एक एक कर लगातार कोई महीना नहीं गुजरता जब आतंकी वारदात नहीं हो रही है। तो कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को लेकर लगातार बहुत सारी बयानबाजी हुई और शांति और अमन कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। लेकिन पिछले 3 साल के दौरान बहुत आतंकी हमले यहाँ पर बढ़े हैं। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जवानों के शहीद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है।
इधर मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 9:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है उनका। साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर इस चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा मंत्रियों से की जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और सुबह 9:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो पहले जो कार्यक्रम था उसके तहत कल ये कार्यक्रम निकल आया था सीएम का कि वो कल ही दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन छिंदवाड़ा में जब वो कार्यक्रम अमरवाड़ा में पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, उसके बाद कल वो दौरा नहीं हो पाया। तो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे सुबह और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। तो वहीं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत 3 मंत्री भी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज सुबह 6 बजे सीएम साय और विजय शर्मा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली रवाना होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उनके साथ जाएंगे। रात में डिप्टी सीएम अरुण साव भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम साय और 3 डिप्टी सीएम के साथ में 3 मंत्री जो हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो वहीं रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री निवास में कल जनदर्शन नहीं होगा। सीएम साय के दिल्ली दौरे के कारण ये जनदर्शन स्थगित किया गया है। गुरुवार को सीएम निवास में जनदर्शन का कार्यक्रम होता है। अब तक 2 बार ये कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन पिछले हफ्ते भी ये कार्यक्रम रद्द हुआ था। चूंकि केंद्रीय वित्त आयोग की टीम यहां पहुंची हुई थी, उनके साथ महत्वपूर्ण मीटिंग में सीएम व्यस्त थे और कल दिल्ली दौरे में सीएम व्यस्त रहेंगे। इसकी वजह से कल भी जनदर्शन का कार्यक्रम सीएम हाउस में नहीं होगा। तो वहीं 19 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक रायपुर में होने जा रही है। मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। 22 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो रही है। 19 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति पर यह चर्चा की जाएगी। तो मॉनसून सत्र का आगाज होना है 22 जुलाई से और मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और इस मीटिंग में मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। 19 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति जो है उसको तैयार किया जाएगा कि कैसे विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को जो घेरने की रणनीति बनाई है उसका कैसे काउंटर करना है और किस रणनीति के तहत सत्र को चलाना है। दिल्ली से खबर, जहां पर एमपी की निर्माणाधीन एनएच परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। नितिन गडकरी ने डीपीआर कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। प्रदेश को रोड साइड ट्री प्लांटेशन पॉलिसी तैयार करने का सुझाव भी दिया। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर रोपवे परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये मंजूरी दे दी है। इधर रायपुर से खबर जो जुड़ी है राजस्थान से। राजस्थान विद्युत गृहों को छत्तीसगढ़ से कोयला मिलेगा। हसदेव अरण्य में राजस्थान सरकार कोल खनन करेगी। पीईकेबी कोल ब्लॉक की वन भूमि में कोल खनन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को खनन करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम साय को इस बीच धन्यवाद दिया है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ राजस्थान के बीच इस कोल एलोकेशन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। पिछले कार्यकाल के दौरान भी भूपेश बघेल सरकार यहां पर थी और अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से कोल खनन को लेकर विवाद की स्थितियां बनी और अब फाइनली ये विवाद सुलझ गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया है। राजस्थान विद्युत गृहों को अब छत्तीसगढ़ से कोयला मिलेगा। हसदेव अरण्य से राजस्थान सरकार कोल का खनन करवा सकेगी।
इधर भोपाल कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में बैठक के दौरान पदाधिकारी मधु शर्मा ने लिस्ट में नाम न होने पर आपत्ति जताई। मधु शर्मा का आरोप है कि उनकी इस बात पर अलका लांबा भड़क गई और वो भद्दी बात कहकर अपमानित करने लगी। अलका ने मधु को जूते से मारने की धमकी दी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मधु शर्मा अलका लांबा को कोसती नजर आ रही हैं। इस मसले पर अलका लांबा की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। सुनिए जरा। इसे माई का लाल हिम्मत नहीं है कि जूता मारे जूता हम जूता खाएंगे मारे जूता हम देखेंगे कि जूता में दम है। इस साल से काम कर रहे हैं, आपने फर्जी यहाँ नियुक्ति कर रखी है। जब वहाँ लिस्ट में नाम आना चाहिए, क्यों नहीं बोले कि हम लोग का नाम का सीनियर लोग हैं, अर्जुन सिंह के जमाने के हैं, ये तो आ जाएंगे 10 बार आप पार्टी में गई है, यहाँ गई है, वहाँ गई। हम लोगों को बता दें, अब बात करने का इनका तरीका इतना अव्यावहारिक महिला है। इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे कि अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है। तो महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इसका कार्यक्रम था और उसमें अलका लांबा पहुंची हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन इन सब के सामने ये हंगामा हुआ। हालांकि अलका लांबा की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है क्योंकि गंभीर आरोप मधु शर्मा की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंगलवार की देर रात इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण 4 पदेन सदस्य होंगे। मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एचडी कुमारस्वामी और जीतन राम मांझी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इनके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में मंत्री लल्लन सिंह, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुएल ओरांव, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर, जिन्हें पिछले साल आयोग में शामिल किया गया था, इस साल आयोग के सदस्य नहीं बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी पर कानूनी फंदा बढ़ गया है। बीते दिनों प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या के बढ़ते केस के बाद अब सरकार ने गौ तस्करी रोकने के लिए बड़ी पहल की है। साय सरकार ने गौवंश परिपत्र जारी किया है। इसके तहत पुलिस विभाग को कृषक पशुओं की तस्करी, बिक्री और हत्या रोकने सख्त के कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब गौ तस्करी के मामलों में पुलिस अफसरों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। प्रदेश की पुलिस के लिए जारी हुआ परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि गौ तस्करी पकड़े जाने पर पूरे रूट के पुलिस अधिकारी दोषी होंगे और पुलिस अधिकारियों की सर्विस बुक में नेगेटिव रिमार्क दर्ज होगा। 5 नेगेटिव रिमार्क के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ तस्करी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। गौ तस्करी करने पर 7 साल की सजा होगी और 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से ही गौवंश का परिवहन हो सकेगा। बगैर अनुज्ञा के गौवंश परिवहन अवैध होगा। पकड़े जाने पर गाड़ी राजसात होगी, जिसमें मालिक पर भी एफआईआर दर्ज होगी। गौवंश तस्करी से बनाई गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। ऐसे कई प्रकरणों के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन, इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है। प्रदेश में इनकी सरकार 15 साल तक रही, अभी भी है। अभी कितने गौ तस्करों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की गई है।
कानून बना देना, कानून तो पहले भी है लेकिन उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। कानून और प्रावधान तो पहले से ही है, सारे नियम बने हुए हैं। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 के पंजाब नेशनल बैंक में लूट का मामला सामने आया। लुटेरे ने बैंक में घुसते ही सबसे पहले कैशियर पर फायर किया और अपने बैग में रुपए रखवा लिए। इस तरह सिर्फ 4 मिनट में ही लुटेरा बैंक में घुसकर 6.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह, डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा सहित बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कैशियर और अन्य बैंक अधिकारियों के बयान लिए। वारदात के समय बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं था, जबकि बैंक में 2007-8 में डकैती हो चुकी है। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। रायपुर से खबर, जहां पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। तलवार से केक काटकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अवैध हथियार के साथ घूमने का वीडियो भी पोस्ट हुआ है। लगातार सामने आ रहे हैं इस तरह के वीडियो जहां तमाम तरीके से सोशल मीडिया में बने रहने के मकसद से इस तरह की अतलंग हरकतें लगातार की जाती हैं। और यहां देखिए, बाकायदा ये तलवार के जरिए केक काटा गया है। केक काटने के लिए तलवार की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये समझ से परे है। जाहिर सी बात है कि अपना धौंस जमाने के लिए और अपना रौब जमाने के मकसद से ये क्या है। तो देखिए, इस तरह से बाइक के ऊपर पिस्टल रखकर गाड़ी चलाई जा रही है। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहे हैं और पुलिस को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। तलवार जैसी बड़े हथियार से केक काटा जा रहा है और ये हथियार कैसे इन लोगों तक पहुंचते हैं, ये भी जाहिर तौर पर जांच का विषय है। पिछले दिनों लगातार चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर में बहुत आम हो चली हैं। छोटी छोटी बात को लेकर पुलिस लगातार इस पर लगाम लगाने की बात भी करती है, लेकिन आप देखिए कि केक काटने तक के लिए बड़े तलवार नुमा हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा बाइक पर पिस्टल रखकर चला जा रहा है। धौंस जमाने की कोशिश, कानून को ठेंगा पर ये लोग रखते हैं। तो पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने एक अनोखा टाइगर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में उसके 2 शावक घायल होकर रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े थे। शावकों को बचाने के लिए रेल प्रशासन ने टाइगर रेस्क्यू स्पेशल ट्रेन चलाई। सबसे पहले ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई और दुर्घटना स्थल पर पहुंची। शावकों को कोच में चढ़ाया गया। इसके बाद वापस ट्रेन कमलापति स्टेशन के लिए रवाना हुई। शावकों को सकुशल उतारकर फॉरेस्ट और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंप दिया गया। फिलहाल शावकों का वन विहार में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट के जरिए रेलवे की संवेदनशीलता की सराहना की है। तो अमूमन ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया गया है, ट्रेन का इस्तेमाल किया गया, जहां पर 2 नन्हे शावक जो घायल हो गए थे, क्योंकि ट्रेन की चपेट में ही आने से बाघ की मौत हुई और उसके बाद 2 शावक जो हैं उनको वहां से रेस्क्यू करके लाया गया। वन विहार में उनको इलाज के लिए लाया गया और स्पेशल एक ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से इसके लिए चलाई गई। इधर यूपी के सियासी हलचल लगातार यूपी में तेज होती जा रही है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। कल जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मुलाकात की थी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने भी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ होने को है, क्या कुछ हलचल भीतर खाने चल रही है, क्योंकि ये तमाम चीजें तब खड़ी हुई जब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा और समाजवादी पार्टी ने चौंकाते हुए यहां पर शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद से ही यहां पर लगातार पार्टी के भीतर से ही अब विरोध के स्वर भी खड़े हो रहे हैं और इन सब के बीच में मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो मस्कट से ओमान की शिया मस्जिद में नमाज के दौरान आतंकी हमले की खबर आई और इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई, 30 लोग जख्मी हो गए। 3 हमलावरों को मार गिराया गया है। एक भारतीय नागरिक की भी इनमें मौत हुई है। यह विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं 4 पाकिस्तानी नागरिकों की भी जान गई है। तो ये ओमान में आतंकी हमला किया गया। शिया मस्जिद में नमाज की जा रही थी, नमाज के दौरान आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 1 भारतीय मूल के हैं और 4 पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। तो वहीं गाजा शहर से बात करें, इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है और इजरायली एयर स्ट्राइक में 57 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक किया गया। 57 लोगों की मौत हो गई, 73 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हैं। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने यह आदेश दिया था, खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये एयर स्ट्राइक कर दी गई और 57 लोगों की इसमें जान चली गई। तो इसी के साथ फिलहाल मॉर्निंग प्राइम में छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकने का वक्त हो गया है। ब्रेक के लिए जब रुकेंगे तो लौटेंगे और देखेंगे नंबर 1 शो हमर बानी हमर गोट।